नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त बड़ी और अहम खबर से, जो कि लखीमपुर से है। लखीमपुर खीरी में घाघरा नदी का कटान हुआ तेज और 30 मकान से 40 मकान खतरे पे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, खटान से करीब 30 मकान डूब चुके हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर जो कि लखीमपुर खीरी से है, जहां पर 40 मकानों पर मंडरा रहा है खतरा। आपको बता दें, घाघरा नदी पर और इसके अलावा 23 करोड़ से बनी थी परियोजना, इसके बाद 30 मकान डूब गए हैं। और वहीं आपको बता दें 40 मकान खतरे मंडरा रहा है। घाघरा नदी का खटान तेज हो चुका है, जिसके वजह से खटान से करीब 30 मकान डूब चुके हैं। और इसके अलावा आपको बता दें करीब 40 मकानों पर मंडरा रहा है खतरा। और वहीं इसके अलावा आपको बता दें घाघरा नदी का कटान तेज हो चुका है और करीब 23 करोड़ से बनी थी ये परियोजना, जिसके बाद ये विफल होती नजर आ रही है। आपको बता दें लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर, जहां पर घाघरा नदी का कटान हुआ तेज, जिसके चलते करीब 30 मकान डूब चुके हैं और वहीं 40 मकानों पर खतरा मंडरा रहा है। और करीब 23 करोड़ रुपए से ये परियोजना बनाई गई थी, जिसके बाद ये विफल हो गई और 40 मकानों पर अभी भी खतरा मंडरा रहा है। लखीमपुर खीरी से इस वक्त की बड़ी खबर। और वहीं इस वक्त प्रतापगढ़ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आबकारी विभाग ने की है छापेमारी। सरकारी शराब की दुकानों पर आबकारी का छापा। शराब की दुकानों पर बिक रही अवैध शराब और फर्जी क्यूआर कोड की 24 बोतलें बरामद की गई है। अधिनियम के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। सरकारी दुकानों के लाइसेंस पर एक्शन के निर्देश दिए गए। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर प्रतापगढ़ पर आबकारी विभाग का सरकारी शराब ठेकों पर छापा पड़ा है। फर्जी क्यूआर कोड की करीब 24 बोतलें बरामद की गई। सेल्समैन को आबकारी टीम ने गिरफ्तार भी कर लिया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर आबकारी अधिनियम के तहत सेल्समैन पर मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। और वहीं आपको बता दें सरकारी दुकान के लाइसेंस पर एक्शन के भी निर्देश दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जो कि प्रतापगढ़ के रानीगंज थाना इलाके का ये मामला है, जहां पर आबकारी विभाग का छापा देखने को मिल रहा है। और आबकारी विभाग ने सरकारी शराब दुकान पर छापेमारी की है और इस वक्त सरकारी शराब की दुकानों पर आबकारी का छापा, और इसमें आबकारी विभाग को बड़ी कामयाबी भी हाथ लगी है। शराब की दुकानों पर अवैध शराब बिक रही थी, जिसके बाद उन्हें सूचना मिली आबकारी विभाग को, जिसके बाद उन्होंने कार्रवाई करते हुए छापेमारी की। और छापेमारी में फर्जी क्यूआर कोड की करीब 24 बोतलें बरामद की गई। और वहीं इसके अलावा आपको बता दें सेल्समैन को आबकारी टीम ने गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। इस वक्त संसद में केंद्र सरकार द्वारा जाति आधारित जनगणना से इनकार के बाद जेडीयू नियोजित तरीके से इस मुद्दे को मुखर कर रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कह रहे हैं कि हमें अपनी बात तो रखनी ही है। जाति के आधार पर जनगणना का निर्णय को लेना और नहीं लेना केंद्र सरकार का विषय। ये तस्वीर भी सामने आ रही है कि बिहार के बाद देश स्तर पर भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में इस मुद्दे को समर्थक पार्टियां एकजुट हो सकते हैं। नीतीश कुमार के आगे आने के बाद देश के कई राज्यों में जाति आधारित जनगणना का स्वर तेज हुआ। महाराष्ट्र और उड़ीसा में भी ये बात शुरू हो गई। पिछले सदी के 90वें दशक में नीतीश कुमार जाति आधारित जनगणना के समर्थन में आए थे। और वहीं जिस दिन संसद में जातिगत जनगणना नहीं कराने की बात आए, उसी दिन नीतीश कुमार ने मुखर होकर कहा कि यह जरूरी है और ये होना भी चाहिए। दिलचस्प ये रहा कि बिहार विधानसभा के मानसून सत्र में नीतीश कुमार के इस स्टैंड को विपक्ष का समर्थन मिल गया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ही सबसे पहले सदन में कहा कि जाति आधारित जनगणना मसले पर नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल प्रधानमंत्री से मिलकर इस संबंध में अपनी बात कहे। यहीं से बात ने नया एंगल ले लिया। नीतीश कुमार मानसून सत्र के दौरान ही विधानसभा स्थित अपने कक्ष
सहित कांग्रेस वाम दलों से इस मुद्दे पर मिले लंबी अवधि बाद विपक्ष ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में किसी अभियान पर एकजुटता दिखाई है। और वहीं कौशाम्बी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, जहरीला खाना खाने से लोगों की मौत। आपको बता दें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। देर रात खाने के बाद बिगड़ी तबियत। और सराय अकिल थाने के चकपिना का यह मामला है, जहां पर इसमें मासूम बच्चे समेत 3 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 2 लोगों के गंभीर रूप से हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसके बाद उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर देर रात खाना खाने के बाद परिवार के लोगों की तबियत बिगड़ी, जिसके बाद करीब 3 लोगों की मौत हो गई और 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। और हालत जिनकी गंभीर है उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। कौशाम्बी से इस वक्त की एक बड़ी खबर, जहां पर एक ही परिवार के जहरीला खाना खाने से 3 लोगों की मौत हो चुकी है और वहीं 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। और आपको बता दें मासूम बच्चे समेत 3 लोगों की मौत हुई है और 2 लोग अभी भी जिला अस्पताल में भर्ती है। रात के खाने खाने के बाद परिवार के सभी सदस्य की तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद 3 लोगों की मौत हो गई और 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनकी हालत अभी नाजुक बताई जा रही है। सराय अकिल थाने के चकपिना का यह मामला है, जहां पर एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में 9 साल की बच्ची से रेप और हत्या के मामले में अब राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पीड़ित परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे। उनके साथ कांग्रेस के स्थानीय नेता भी गए। राहुल गांधी ने मृतक पीड़िता के माता पिता से अपनी गाड़ी में बैठाकर बात की है और आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज बच्ची के परिजनों से मिलने पहुंचेंगे। इससे पहले मंगलवार को आपके विधायक राखी बिड़लान, भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर और अन्य दलों के नेताओं ने मौके पर पहुंचकर बच्ची के परिजनों से मुलाकात की और धरने में भी शामिल हुए। वहीं इस मामले में पुलिस ने मामले के मुख्य आरोपी राधे श्याम समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इसके खिलाफ SC/ST एक्ट के साथ साथ कई धाराओं में पॉस्को एक्ट और IPC की कई धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई। मंगलवार को बच्ची के अवशेषों का पोस्टमार्टम कर दिया गया। नई दिल्ली रेंज के जॉइंट कमिश्नर जसपाल सिंह ने भी मंगलवार को बच्ची के माता पिता से बात की। धरने में शामिल लोगों को आश्वासन दिया कि जांच निष्पक्ष होगी और 60 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। और वहीं थाने की पुलिस पर विश्वास नहीं है, इसलिए मामले की जांच जिले की DIU को सौंप दी गई। इसके जांच अधिकारी गजेटेड अधिकारी होंगे। भारतीय महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक में कम से कम एक कांस्य पदक पक्का कर लिया। जैसे ही ओलंपिक में लवलीना का पदक पक्का हुआ, वैसे ही उनके घर तक जाने वाली कच्ची सड़क अब पक्की हो गई। स्थानीय विधायक बिस्वजीत फुकन ने लवलीना के घर तक की सड़क पर पत्थर डलवाकर उसे पक्का कर दिया और लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत का पहले मुक्केबाजी पदक सुनिश्चित किया, जब उन्होंने 30 जुलाई को पूर्व विश्व चैंपियन चीनी ताइपे की नियन चीन चेन को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। स्थानीय विधायक बिस्वजीत फुकन ने पदक जीतने के बाद अपने घर तक एक बेहतर सड़क बनाने की पहल की। जब वे पदक जीतती हैं तो असम सरकार उनके परिवार की आर्थिक मदद करती रही। उनके पिता टिकेन ने गर्व व्यक्त करते हुए कहा, अब जब उसने ओलंपिक में पदक जीता है तो सरकार ने सड़क बनाई है और मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि ये लवलीना और हमारे गांव दोनों के लिए सरकार की ओर से एक पुरस्कार की तरह है। एक निवासी ऋतुराज ने कहा, असम सरकार ने लवलीना की प्रगति में मदद की है। उसके अभ्यास में मदद करने के लिए असम के CM ने कुल 7 लाख की मदद में 5 लाख की मदद प्रदान की। पहले दिन जब उन्हें पदक मिला तो स्थानीय विधायक ने CM से बात की और तब से अच्छी खबर यह है कि तब से उन्होंने सड़क बना ली है।
और वहीं श्रम मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति ने सरकार से कोरोना के चलते लॉकडाउन जैसे हालात पैदा होने पर मजदूरों को सीधा पैसा देकर मदद करने की सिफारिश की है। और वहीं कोरोना का प्रभाव विषय पर समिति ने अपनी रिपोर्ट मंगलवार को संसद में पेश किया। समिति ने रिपोर्ट में कहा कि भारत के कुल 46 करोड़ मजदूरों में से करीब 42 करोड़ यानी करीब 90% हिस्सा असंगठित मजदूरों का है और रोजगार के चलते असंगठित क्षेत्र पर कोरोना की सबसे ज्यादा मार पड़ी। लिहाजा इस क्षेत्र के मजदूरों को मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। असंगठित क्षेत्र में मजदूरों के लिए लंबे समय के साथ साथ त्वरित उपाय करने की बात कही गई और इस सिलसिले में सरकार से कोरोना जैसी विपदा के समय मजदूर के खाते में सीधा पैसा ट्रांसफर करने की सिफारिश की गई। कोरोना की पहली लहर के दौरान पैदल घर लौटे प्रवासी मजदूर फटकार लगाई है और समिति के मुताबिक घर लौटते प्रवासी मजदूरों की मदद में सरकार ने बहुत देर लगाई, जिससे उनकी हालत और दयनीय होती चली गई। समिति ने कहा इस बात पर आश्चर्य जताया है कि जब पूरा देश पैदल घर लौटते प्रवासी मजदूरों का हृदय विदारक दृश्य देख रहा था, तब सरकार ने ऐसे लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए करीब 2 महीने का इंतजार किया। देश में कोरोना मामले एक बार फिर 40,000 से ज्यादा दर्ज किए गए। बुधवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 42,625 नए कोरोना केस आए और वहीं 562 कोरोना मरीजों की जान चली गई। और आपको बता दें, केरल में बीते दिन सबसे ज्यादा 23,676 नए मामले सामने आए। हालांकि देश भर में पिछले 24 घंटे में 36,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक भी हुए, यानी कि कल 5,000 से ज्यादा एक्टिव केस बढ़ गए। केरल में कोरोना के नए मामले अब लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है और पिछले 24 घंटे में कोरोना के 23,676 नए मामले सामने आए। इसके बाद संक्रमित की संख्या बढ़कर 34,49,000 हो गई और संक्रमण के कारण 148 मौतें सिर्फ केरल में हुई और केरल में मौतों की संख्या 17,103 हो गई। केरल में लगातार 6 दिनों तक 20,000 से अधिक मामले आने के बाद सोमवार को 13,000 मामले आए थे और वहीं महामारी की शुरुआत से अब लेकर अब तक देश में कुल 3,17,69,000 लोग संक्रमित हुए। इनमें से 4,25,757 लोगों की मौत भी हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि 3,09,00,000 करीब लोग इससे स्वस्थ भी हो। देश में कोरोना एक्टिव केस की संख्या अभी भी 4 लाख से ज्यादा है और कुल 4,10,000 लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित है, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। देश भर में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी के कारण कई लोगों को परेशान होते देखा गया था। वहीं दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए केजरीवाल सरकार की कैबिनेट ने मेडिकल ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को मंजूरी दे दी है। मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन के मामले में दिल्ली को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को मंजूरी दी, जिससे भविष्य में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने में मदद मिलेगी। इस पॉलिसी के तहत प्राइवेट क्षेत्र में ऑक्सीजन उत्पादन प्लांट लगाने, ऑक्सीजन के टैंकरों में निवेश करने से लेकर ऑक्सीजन के स्टोरेज की जिम्मेदारी और सुविधाएं दी जाएंगी और दिल्ली सरकार की इस पॉलिसी के तहत राज्य के अंदर ही न्यूनतम 50 मीट्रिक टन क्षमता से लेकर 100 मीट्रिक टन क्षमता के ऑक्सीजन सुविधाओं की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए 10 मीट्रिक टन की न्यूनतम वाहन क्षमता के क्रायोजेनिक टैंकरों की स्थापना भी की जाएगी। इस पॉलिसी के तहत अस्पतालों और नर्सिंग होम में कम से कम 500 एलपीएम क्षमता के कैपेसिटिव ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाए जाएंगे, जिससे 200 मीट्रिक टन की क्षमता वाले मेडिकल ऑक्सीजन की अधिकतम मांग को पूरा किया जा सके। इसके अलावा ऑक्सीजन के स्टोरेज के लिए 1000 मीट्रिक टन की कुल क्षमता के एलएमओ स्टोरेज टैंकों की निर्माण किया जाएगा। नोएडा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि अपराधी अपने साथियों के साथ मिलकर पूरे देश में अलग अलग विभागों के रिटायर्ड कर्मचारियों से अब तक करीब 25 करोड़ रुपए की ठगी कर चुका है, जिसमें से एक कुख्यात अंतर्राज्यीय साइबर ठग को नोएडा के साइबर क्राइम थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश साइबर अपराध के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर त्रिवेणी सिंह ने बताया, ये लोग ट्रेजरी ऑफिसर बनकर अलग अलग प्रदेशों में रिटायर हुए विभिन्न विभागों के कर्मियों को पेंशन का डाटा अपडेट करने के लिए कॉल करते हैं और उनके बैंक खाते से संबंधित जानकारी हासिल कर उनसे ओटीपी मांगते थे
और उनके बाद उनके खाते में जमा धनराशि को फर्जी खातों में डालकर उड़ा लेते थे। पुलिस ने आरोपी नूर अली को मंगलवार को सहारनपुर से गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक ने के अनुसार साइबर क्राइम टीम को जांच के दौरान आरोपी के विभिन्न बैंकों के 80 खातों की जानकारी मिली, जिनमें जमा 1.5 लाख रुपए पर पुलिस ने रोक लगा दी और पुलिस ने साथ ही 40 वॉलेटों में जमा 1,80,000 रुपए पर भी पाबंदी लगा दी है। अफगानिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अध्यक्ष भारत से सुरक्षा हालात पर आपात सत्र बुलाने का आग्रह किया है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हनीफ आतमर ने भारतीय विदेश मंत्री को फोन कर यूएन और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से अधिक सक्रिय भूमिका अदा करने की अपील की। अफगान विदेश मंत्री ने कहा कि तालिबानी आतंक और अत्याचारों के कारण अफगानिस्तान में नजर आ रही त्रासदी को रोकने के लिए कदम उठाने की जरूरत है और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र और दुनिया के देशों से अधिक व्यापक रोल निभाने की कहा। और भारतीय विदेश मंत्री को फोन कॉल से पहले आतमर ने काबुल में विभिन्न देशों के राजदूतों और उनके अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों को विशेष ब्रीफिंग भी दी थी। राजधानी दिल्ली में आज भी हल्की बारिश हो सकती है, जिसे मौसम सुहावना रहने के आसार हैं। पूर्व अनुमान के मुताबिक 6 अगस्त तक मध्यम बारिश हो सकती है। इससे पहले 3, 4 और 5 अगस्त को हल्की बारिश होने की बात कही जा रही है। तापमान की बात करें तो पिछला हफ्ता बारिश के साथ आरामदायक रहा, जिसके परिणाम स्वरूप तापमान में गिरावट आई। पिछले हफ्ते दिल्ली में हुई बारिश के कारण कुछ असुविधा भी हुई थी, लेकिन सभी दिल्ली वासियों ने अच्छे मौसम का आनंद भी लिया। दिल्ली में अगले कुछ दिनों में अच्छे बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। शुरुआत में हल्की बारिश के बाद तेज बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, जबकि कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। राजधानी में मंगलवार को अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और वहीं अधिकारियों ने ये जानकारी दी। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सापेक्ष आर्द्रता 65% दर्ज की गई। अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली में सुबह तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम था और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।